आज हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के मैप पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ पड़ने वाले हैं। नर्मदा, तापी, मध्य भारत की जो नदियाँ हैं, उसके अलावा गोदावरी, जिसे वृद्धगंगा कहते हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सब के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम नर्मदा और तापी को समझ लेते हैं, उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह की नदियों के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो नर्मदा नदी को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार मध्यवर्ती भारत में दो पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है। ये विंध्याचल पर्वत है। ठीक है। और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत की जो कुछ श्रेणियां हैं, और इसके नीचे अजंता की पहाड़ियां और अन्य पहाड़ियां भी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो नदी प्रवाहित होती है और जो अपना जल है अरब सागर में विसर्जित करती है, वो नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य जो एक नदी प्रवाहित होती है, जो अरब सागर के अंदर एस्चुरी बनाते हुए अपना जल प्रवाहित करती है या जल विसर्जित करती है, उसका नाम तापी या ताप्ती नदी कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ आपस में क्या हो रही है, भ्रंश घाटियों में प्रवाहित हो रही है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है, और इन ब्लॉक पर्वत के मध्य स्थित भ्रंश घाटियों में ये दोनों नदियाँ प्रवाहित हो रही है। अब ये ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं या भ्रंश घाटियाँ क्या होते हैं, ये हम भारत के भौतिक प्रदेश में विस्तार रूप में जानेंगे। ठीक है। थोड़ा सा नर्मदा नदी को एक बार और देख लेते हैं कि किस प्रकार से नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी तंत्र का रूट कैसा है। सबसे पहले इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से ये गुजरात, और गुजरात से ये अरब सागर की तरफ जाती है। एक बार हम मध्य प्रदेश के मैप से ये समझ लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो हमने पहले देखा था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य जो है नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। तो एक बार मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ बघेलखंड का पठार है। ठीक है। और यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके अलावा सतपुड़ा जो रेंज है वो लगातार नहीं है, बीच में से थोड़ा कटा फटा है। तो सतपुड़ा की जो रेंज है वो कुछ पहाड़ियों में बंटा है, राजपीपला श्रेणी, गवालीगढ़, महादेव और मेघालय। तो इस प्रकार ये क्या है, लगातार ना होकर के कुछ कटा फटा है सतपुड़ा रेंज, और अलग अलग पहाड़ियों में विभाजित है जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मैं क्रम से बताऊं पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो राजपीपला श्रेणी, गवालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और मेघालय श्रेणी। अब इस मेघालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक चोटी, और इसी अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उसके अलावा महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी, और इस पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है वो मेघालय श्रेणी के अमरकंटक चोटी से नर्मदा का उद्गम होता है, और जबलपुर के पास ये एक शानदार जलप्रपात बनाती है, और इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद में ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर चलते हुए गुजरात के अंदर आती है, और गुजरात में भड़ोच नाम के स्थान के पास एस्चुरी बनाते हुए, ठीक है, ये अरब सागर में मिल जाती है। नदियाँ या तो एस्चुरी या जैसे ज्वार नदमुख कहते हैं वो बनाएगी, या डेल्टा बनाएगी। डेल्टा और एस्चुरी किस प्रकार बनता है एक बार मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो ये देखिए, जब कोई नदी प्रवाहित होती हुई है और अंत के अंदर छोटी छोटी इस तरह से धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं नदी का डेल्टा। ये काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी यहाँ पर क्या करती है, अपना अवसाद लाकर है जो जमा करती है। ठीक है। और यहाँ अच्छी खासी खेती की जा सकती है। और एस्चुरी क्या करती है, जब नदी सीधा ही इस प्रकार से अपना सारा का सारा जल डिस्चार्ज कर देती है किसी हाइट से, इस तरह से, इस प्रकार का विसर्पित तरीके से इस प्रकार की आकृति नहीं बनाती है, या इस प्रकार जल धाराओं में वितरित या विभाजित नहीं होती है, तो उसे कहते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ठीक है। और ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें अवसाद इतने ज़्यादा नहीं होते ज्वार नदमुख में। तो हम देखेंगे कि नर्मदा नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। उसके बाद में तापी नदी की बात कर लेते हैं। तो तापी नदी का जो रूट क्या था, एमपी से महाराष्ट्र, गुजरात और फिर अरब सागर के अंदर है जो जाएगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसमें बैतुल मुल्ताई काली भीत पहाड़ी से ये तापी नदी निकलती है। ये तापी नदी एमपी के बाद में
महाराष्ट्र का बाद में गुजरात, और गुजरात में सूरत शहर है, इस ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में ये ताप्ती नदी है जो अरब सागर में अपना पानी है विसर्जित कर देती है। उसके अलावा अब नदी और है, महानदी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये महानदी क्या है? तो ये इंडिया का मैप है। छत्तीसगढ़ के सिहावा से इस महानदी का उद्गम होता है और ये उड़ीसा के अंदर जाती है, और उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए, ये देखिए ये डेल्टा बना रही है, अपना जल है विसर्जित कर देती है। महानदी के बाद में हम दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख नदी गोदावरी नदी की बात करते हैं। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अब गोदावरी का उद्गम कैसे होता है, उसका रूट कैसे है? ठीक है, तो गोदावरी महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये गोदावरी नदी का प्रॉपर रूट है। उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ियाँ, नासिक की त्र्यंबक पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो ध्यान रखना, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक की त्र्यंबक पहाड़ियों से होता है। ठीक है, उसके बाद में गोदावरी नदी तेलंगाना जाती है, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर बाद में ये आंध्र प्रदेश के अंतिम रूप से ये डेल्टा बनाती है, लोबेट प्रकार का डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना सारा का सारा जल है वो विसर्जित कर देती है। आंध्र प्रदेश में इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर है राजमुंद्री शहर। अब हम इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं, तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियाँ और राइट साइड से मिलने वाली सहायक नदियाँ, जिसमें हमें एक तो पेनगंगा का ध्यान रखना होगा, वेनगंगा का ध्यान रखना होगा, और इंद्रावती। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। वैसे लेफ्ट साइड से मिलने वाली कई नदियाँ और भी है, जिसमें धारणा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और प्राणहिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम राइट साइड से मिलने वाली नदी में एक मंजरा नदी को ध्यान में रखते हैं, और अन्य नदियाँ भी है, प्रवरा, मूला, मंजरा, पेदावागु और मनेर। तो एक बार हम गोदावरी को वापस से समझ लेते हैं। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा कहते हैं। इसका रूट है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और फिर बे ऑफ बंगाल में अपना जल है विसर्जित करती है। उद्गम महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबक पहाड़ियों से होता है, और यहाँ से ये तेलंगाना जाती है। ठीक है, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से अपना जल बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। और इस क्रम में ये एक डेल्टा बनाती है। इसका डेल्टा काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे लोबेट प्रकार का डेल्टा भी कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर है राजमुंद्री शहर। अब इस नदी की लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियाँ और राइट साइड से मिलने वाली सहायक नदियाँ, लेफ्ट साइड से पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, और राइट साइड से मंजरा। उसके अलावा भी अन्य उदाहरण हैं जो हमने लिखे हैं कि सहायक नदियाँ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, धारणा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और प्राणहिता लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से प्रवरा, मूला, मंजरा, पेदावागु और मनेर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका रूट क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो हम देखेंगे कि ये देखिए महाराष्ट्र से ये कर्नाटक के अंदर आई। ठीक है, और उसके बाद में ये तेलंगाना है, और ये फिर आंध्र प्रदेश है, और फिर ये कृष्णा नदी डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना जल है विसर्जित कर देती है। तो कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री से महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में ये नदी कर्नाटक के अंदर आती है। ठीक है, महाराष्ट्र से कर्नाटक में आती है। कर्नाटक से ये जो नदी तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब इसकी कई सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो हम सहायक नदियों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ ये हो गई, और राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ ये हो गई। लेफ्ट साइड में एक तो कोयना नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भीमा नदी है जिसको चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, और इस भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी है। ठीक है, एक मूसी नदी है, काफ़ी फेमस है, लेफ्ट साइड से मिलने वाली। इस मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर बसा है। उसके अलावा एक मुन्नेरू, ये नदी भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, उसके अलावा वैसे तो वायरा, अकेरू, हालिया, ठीक है, पालेरू, ये भी नदियां हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड से मिलने वाली 4 प्रसिद्ध नदियों में कोयना, भीमा जिसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, मूसी और मुनेरू याद करना है। उसके अलावा राइट साइड से मिलने वाली नदियों में घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, जिसमें तुंगभद्रा काफ़ी प्रसिद्ध है। सीधा सवाल आता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगा, भद्रा और हिंडरी ये तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कृष्णा नदी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट में भीमा, मूसी, मुन्नेरू और कोयना,
और राइट से तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। उसके बाद में कावेरी, इसे दक्षिण भारत की भी गंगा कहते हैं, कुछ कुछ बुक में लिखा गया है, ठीक है। कुछ कुछ बुक में गोदावरी को दिया गया है। इसका रूट क्या है, कर्नाटका और फिर तमिलनाडु, ठीक है। तो ये देखिए कर्नाटका और फिर कहाँ, तमिलनाडु, और ये डेल्टा बनाती है। बाद में जब बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है, इसका डेल्टा गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया बोलते हैं इसको, ठीक है। अब कर्नाटका में इसका उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर उद्गम होता है। और उसके अलावा ये तमिलनाडु के अंदर एक प्रसिद्ध शिव समुद्रम वाटरफॉल का निर्माण भी ये जो करती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियाँ हरंगी, हेमावती, शिमसा और अर्कावती, और राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, स्वर्णवती, भाविनी, नोएल और अमरावती, ठीक है। ये देखिए अर्कावती लेफ्ट साइड से मिलती है और अमरावती है जो राइट साइड से। देखिए प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ थी, बड़ी नदियों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम जानते हैं कि प्रायद्वीप भारत की छोटी नदियों के बारे में। देखिए प्रायद्वीप भारत में ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से कुछ छोटी नदियाँ निकलती है जो अरब सागर की तरफ विसर्जित हो जाती है, यानी इसे अपन कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। और कुछ छोटी नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, इसे अपन कहते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। तो इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले हम प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में जानते हैं, और उसके बाद में हम पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। देखिए कि इस तरफ कौन कौन से है जो राज्य हैं, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, यहाँ से जो नदियाँ होकर निकलेगी हम राज्य के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। गुजरात से शत्रुंजि नदी, भद्रा नदी, ढाढर, साबरमती, माही। देखिए साबरमती माही का उद्गम गुजरात से नहीं होता, लेकिन ये गुजरात के माध्यम से होकर अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। महाराष्ट्र में वेतरना नदी, कर्नाटक में कालिंदी नदी, बेदती नदी, शरावती नदी। शरावती नदी काफ़ी प्रसिद्ध है, इस पर जोग या गरसोपा, और आजकल इसका वर्तमान नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, काफ़ी प्रसिद्ध है जोग जलप्रपात जो इस पर स्थित है। गोवा से मांडवी और जुआरी नदी अरब सागर में गिरती है। केरल से होकर भरतपुजा, जिसे पोनानी, पेरियार और पाम्बा नदी। पाम्बा नदी ऐसी नदी है जो वेम्बनाड झील में जाकर गिरती है, ये महत्वपूर्ण है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैप में गुजरात, ठीक है। गुजरात से शत्रुंजि, भद्रा, ढाढर और साबरमती नदी और माही नदी भी। साबरमती और माही नदी यूँ राजस्थान से होकर आती है, ठीक है, और फिर अरब सागर में गिरती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वेतरना नदी याद रखनी है हमें। कर्नाटका की बात करते हैं तो कालिंदी, बेदती और शरावती। और ये गोवा की बात याद करनी है तो मैं मांडवी और जुआरी नदी। उसके बाद में केरल से भरतपुजा यानी पोनानी नदी, पेरियार नदी और पाम्बा नदी कि जो आगे जाकर वेम्बनाड झील से होकर अरब सागर में अपना जो जल है जो डिस्चार्ज करती है। उसके अलावा फिर हम जानते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, तो उसमें 6 प्रमुख नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा नदी, वेतरनी नदी, ध्यान रखिए वेतरना जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, महाराष्ट्र से होकर जाती है। और वेतरनी नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी है। ब्राह्मणी नदी, पेन्नार नदी, पालार नदी और वेगाई नदी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी। तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद में ये क्या करती है, ये अपना जल है वो वितरित कर देती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। वेतरनी नदी उड़ीसा के अंदर है, ब्राह्मणी भी उड़ीसा से है, ठीक है। जो पेन्नार नदी है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और होके फिर चलती है आगे जाती है। पालार और वेगई नदी ये दोनों तमिलनाडु से आती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। एनसीईआरटी में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक महानदी के बारे में दिया है, गोदावरी के बारे में दिया है, ठीक है, कृष्णा के बारे में, कावेरी और नर्मदा नदी के बारे में दिया गया है, ठीक है, तापी के बारे में भी दिया गया है और थोड़ा बहुत लूनी के बारे में भी दिया गया है। इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले महानदी की बात करते हैं। तो महानदी हमने देखा डायग्राम में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई ये जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो महानदी कौन कौन से राज्यों से निकलती है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सिहावा में। और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की जो लंबाई है वो है 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसके निचले भाग में नौका वाहन या नौ संचालन भी होता है। ठीक है, इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसका 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जबकि 47% भाग उड़ीसा में है। तो हमें ये भी इसका अपवाह क्षेत्र भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन गोदावरी नदी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है गोदावरी नदी तंत्र। ठीक है, और इसलिए इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। एनसीईआरटी में दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा गया है, तो हम यही मानेंगे। किस जगह कावेरी के बारे में भी लिखा गया है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दक्षिण गंगा गोदावरी के लिए लिखा गया है, तो यही जो सवाल सोल्व करते समय इसी को ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये महाराष्ट्र के, इसका उद्गम कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। तो उद्गम नासिक जिला, महाराष्ट्र। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। लंबाई देख लीजिए 1465 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% हिस्सा महाराष्ट्र में, 20% हिस्सा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य सहायक नदियों में, ठीक है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। इंपॉर्टेंट है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। अब ये इंद्रावती जो नदी है चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, पोलावरम के दक्षिण में जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत आंध्र प्रदेश के पोलावरम क्षेत्र के अंदर है, जो एक अच्छा जलप्रपात बनाती है। इसके डेल्टा भाग में नौ संचालन भी, यानी नौका भी चला सकते हैं आप। और इस नदी के किनारे जो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध शहर है राजमुंद्री, और यहाँ इसकी ही आगे इस नदी से एक डेल्टा बनता है जो लोबेट प्रकार का डेल्टा होता है। लोबेट प्रकार का डेल्टा बनाने के लिए गोदावरी नदी प्रसिद्ध है। उसके बाद में अपन कृष्णा नदी की बात करते हैं। तो पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री से महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ याद कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 27% भाग महाराष्ट्र में है, 44% भाग कर्नाटका में है और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कावेरी नदी की। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम कोडागु कुर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटका के प्रसिद्ध शहर कुर्ग जो वहाँ पर से निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1341 किलोमीटर से है। इसकी लंबाई ध्यान रख लीजिए कावेरी नदी की 800 किलोमीटर है और ये कितने क्षेत्र को अपवाह करती है? ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग सारा साल बहती है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी और निम्न जल ग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की वर्ष भर बहने वाली नदी, वैसे तो सब में ही पानी होता है लेकिन कावेरी को आप प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन चूज करते वक्त। ठीक है, क्योंकि जब अपन कावेरी का मैप देखते हैं तो ये कर्नाटक से तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर सर्दियों के अंदर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है और गर्मियों के अंदर यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। जब मानसून पड़ेगी हम देखेंगे कि किस तरह कोरोमंडल दत्त में वर्षा होती है और ये कावेरी नदी के लिए लाभदायक है। उस वक्त इस बात को फिर से अच्छे से है जो रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, इस नदी की द्रोणिका 3% भाग केरल में है, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है काबिनी, भवानी और अमरावती। उसके बाद में अपन नर्मदा नदी को देखते हैं। तो अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में अमरकंटक पठार से।
ठीक है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों की मध्य है ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो दो पहाड़ों के बीच में ये भ्रंश, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भारत के भौतिक प्रदेश के समय हम अच्छे से समझेंगे कि भ्रंश घाटी क्या होती है या ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, तब वहाँ और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल ब्लॉक पर्वत है अपने आप में। ठीक है, और ये जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद ये भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में जा मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना है जो इसी नदी पर बनाई गई है। उसके बाद में तापी नदी के बारे में बोला गया है। पश्चिम दिशा की ओर बहती है, देखा हमने पहले डायग्राम में कि कैसे अरब सागर के अंदर ये अपने पानी को विसर्जित करेगी। ठीक है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र अपवाह द्रोणी 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र के अंदर है, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। उसके बाद में लूनी नदी के बारे में दिया गया है। वैसे इस नदी का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम राजस्थान की जब ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे तब करेंगे। फिर भी यहाँ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अरावली के पश्चिम में, ठीक है, लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, लूनी कहलाती है। तलवाड़ा बाड़मेर तक ये पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। ठीक है, वैसे ये भी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिए, लूनी के बारे में और विस्तार से हम राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। अब उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह पश्चिम की ओर, ये प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में वापस से जान लेते हैं। ठीक है, तो एक तो शत्रुनिजी नदी है। ठीक है, ये ये गुजरात से अरब सागर में जा रही थी। तो ये एक ऐसी नदी है जो अमरावली जिले से डलका हवा से निकलती है। उसके बाद में भद्रा नदी की बात करते हैं, ये भी गुजरात से होकर अरब सागर में जा रही थी, राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाडर की बात करते हैं, ये भी गुजरात से होकर जा रही थी अरब सागर में, ये पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही भी गुजरात से होकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से है। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि गुजरात से होकर जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ शत्रुनिजी, भद्रा, ढाडर, साबरमती और माही है। उसके बाद में महाराष्ट्र से होकर गिरने वाली नदी में वेतरना नदी आती है। इसका उद्गम नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से 670 मीटर की ऊंचाई पर ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन कर्नाटक की बात करते हैं तो कालिंदी, बेदती और शरावती नदी वो नदियां हैं जो कर्नाटक से होकर अरब सागर के अंदर अपना जल विसर्जित करती है। कालिंदी नदी की बात करें तो ये बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी की बात करें तो ये हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती नदी की बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जो कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। शरावती महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर एक जलप्रपात है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जोग जलप्रपात जिसे बोलते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उस नदी का नाम याद करें जिस पर गरसोपा या जोग जलप्रपात है, तो वो नदी शरावती नदी है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। और इस गरसोपा या जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। थोड़ा सा और जान लेते हैं जोग वाटरफॉल के बारे में। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और इस पर 120 मेगावाट का पन बिजली संयंत्र भी स्थापित किया गया है। अच्छा, अगर ये दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है तो भारत का पहले नंबर पर आने वाला सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो उसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, और ये भी शिमोगा कर्नाटक के अंदर है। इसकी हाइट 455 मीटर है और ये वराही नदी पर है, निर्मित है। ठीक है, उसके अलावा गोवा से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ जो अरब सागर के अंदर गिरेगी यानी पश्चिम की ओर जाएगी, तो वो है मांडवी और दूसरा है जुआरी। उसके बाद में केरल की बात करें तो केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा जो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, इसे पोनानी के नाम से भी जानते हैं और ये लगभग इसका अपवाह क्षेत्र 5397 किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में केरल में भरतपुजा या पोनानी एक नदी हो गई, ठीक है। उसके बाद में पेरियार एक नदी है जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में केरल की एक अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है, ठीक है, जो पश्चिम की तरफ वापस जल विसर्जित करती है, गति करती है और इसका जो लंबाई है 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेम्बानाथ झील के अंदर जा गिरती है। तो अब हमने पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियों को पढ़ लिया। अब पूर्व की तरफ बहने वाली छोटी नदियों के बारे में बात करते हैं। हालांकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां भी अंततः पूर्व की तरफ ही जाती है, लेकिन ये बड़ी नदियां हैं। अभी हम जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की बात करते हैं वो छोटी नदियां हैं। तो छोटी नदियों में स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ठीक है, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नार, पालार और वेगई। ध्यान रखना, वैतरणा नदी तो पूर्व की तरफ बह रही थी, ठीक है। वैतरणा ये महाराष्ट्र से निकलकर पूर्व की तरफ बहने वाली पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदी थी, जबकि वैतरणी नदी है ये उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी पूर्व की तरफ बहने वाली एक नदी है। तो आपको इसे ध्यान रखना होगा।